Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 26th of February 2021, Friday. Inspiration of the day is, it is always the simple that produces the marvelous. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Government announces rules to curb social media misuse. Role of social media is increasing year by year into different domain of society, economy, culture and other parts of life. And from the recent time we are witnessing that government from different economies are actually trying to regulate the use of social media, especially country like India where the diversity is very high with low literacy rate. Social media becomes the double sword, and that is why from time to time government announce new regulation, new restriction on the use of social media. And apart from the restriction and the use of social media, there is one very important issue, that is the issue of privacy. तो हम कई बार प्राइवेसी इशू को लेकर के न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर कई सारे कोर्ट्स ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डायरेक्ट किया है कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को बहुत क्लियर रखें। जो कंज्यूमर का डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कंपनीज कलेक्ट करती हैं उसका कैसे यूज़ करती हैं, who can have the access to that data, what data and which information social media companies or the platform can actually collect. बट अभी तक स्टैगर्ड डायरेक्शंस और रिस्ट्रिक्शन के अलावा कोई एक ऐसी प्रॉपर गाइडलाइन या पॉलिसी नहीं आई है, या जैसे हम बोल सकें रूल बुक, जो प्रॉपरली सोशल मीडिया के मिसयूज को रेगुलेट करे स्टेप बाय स्टेप पर. But now government on Thursday announced the new information technology rule to curb the misuse of social media platform. Social media platform का misuse बहुत जगह होता है, अपनी डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ सर्कुलेशन, इंस्टिगेशन ऑफ रॉइट्स, प्रमोटिंग जेंडर डिस्पैरिटी, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ईजिली फ्लोट किए जा सकते हैं. दैट इज़ वाई रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम डिफरेंट टाइम टू टाइम. कई सारे एक्सपर्ट डिमांड करते हैं कि देयर शुड बी द प्रॉपर रेगुलेशन, देयर शुड बी द प्रॉपर rules and regulation, guideline, policy, that how these social media platforms, OTT platforms actually can be regulated. So now government has announced new IT rules, and there are certain key points that we actually need to understand from examination point of view. So new IT rule will mandate the firms to appoint the grievance officer. एक grievance officer appoint करना mandatory होगा जितनी भी social media platform companies हैं. और अगर कोई ऐसी mischievous या false information social media पे circulate होती है तो it is the duty or the owners of the social media platforms to disclose the first originator of that false information. कहाँ से, किस अकाउंट से सबसे पहली बार वो false information पोर्ट्रे की गई, वो false information सर्कुलेट हुई, अपलोड हुई, उस फर्स्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड विद इन 36 आवर्स. इसके अलावा ऐसी कोई पिक्चर्स जो वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करती हैं, न्यूडिटी, मॉफेट पिक्चर, उसको विद इन 24 आवर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करना होगा. जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इन नई गाइडलाइंस में एक तरह का डिस्टिंक्शन किया गया है, जिसमें दो तरह की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्लियरली डिस्टिंक्ट किया गया. कैसा डिस्टिंक्शन है? एक ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जिनका जो ग्रुप है, या हम कह सकते हैं जिनके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं है, और एक ऐसे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज दोज हु हैव अ सिग्निफिकेंट सब्सक्राइबर बेस. इट मीन्स दोज हु हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इनटू द सोसाइटी. तो इस तरह के दो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को क्लासीफाई किया गया है. हालांकि थ्रेशोल्ड जो है कि कितने यूज़र्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज माना जाएगा और कितने उसके नीचे केवल हम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहेंगे उन कंपनीज़ को, ऐसा अभी थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने फ़िलहाल के लिए रिलीज़ नहीं किया है. बट एक जर्नल सेंस में बोला जा रहा है कि ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनकी प्रेजेंस सिग्निफिकेंट होगी, जस्ट लाइक ट्विटर, फेसबुक,
इस सब पे हम सभी को पता है कि जो सब्सक्राइबर बेस है इनका बहुत ह्यूज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो फेसबुक या ट्विटर पर अगर फ्लोट होती है तो दैट विद इन अ सेकेंड दैट एक्चुअली goes through number of users and their accounts। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको बोला जाएगा significant social media intermediaries। And apart from significant social media intermediaries, those platforms who do not have a very large amount of users or the subscribers, they will simply called as social media intermediaries। तो हो सकता है सब्सक्राइबर बेस के अकॉर्डिंग, यूजर बेस के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ डिफरेंस देखने को मिले। तो जो भी रूल्स नोटिफाई हुए हैं अंडर न्यू IT intermediary guidelines and digital media ethic code rules 2021 that will be applicable very soon, and this new rule book or new policy will affect the players like Google, Facebook, Twitter, and more importantly it also include the all OTT, that is over the top platforms such as Netflix, Amazon Prime, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अगर आपको याद हो तो OTT को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस नहीं थी, इसीलिए कई बार जितने भी जो ओवर द टॉप और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर कई बार ऐसा कंटेंट पब्लिश होता था जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता था, सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता था। उस पर कई बार कंट्रोवर्सीज जनरेट होती थी, कभी किसी रिलीजन को लेकर के, कभी किसी जेंडर को लेकर के, कभी किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के। तो ये डिमांड बहुत लॉन्ग टाइम से आ रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले जितने भी मीडिया हैं उन पर सेंसरशिप जैसा कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम मूवीज़ की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो जो भी कंटेंट आता है उसको पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड करना होता। बट OTT के लिए ऐसा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा कोई सेंसरशिप का बोर्ड नहीं था। तो कई लंबे टाइम से ये डिमांड आ रही थी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो कंटेंट अवेलेबल होता है उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए। तो अभी के लिए जो नया IT रूल 2021 आया है उसमें अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स कोई भी obnoxious या हेट्रेड वाला या जेंडर डिस्पैरिटी वाला ऐसा कोई भी कंटेंट जो किसी वुमेन की डिग्निटी को हॉल कर रहा है, इस तरह का कोई भी कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म में आने से पहले एक रेगुलेटरी प्रोसीजर के थ्रू जाएगा, या अगर ऐसा कोई भी कंटेंट आता है तो इट विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स दैट दे शुड रिमूव दैट कंटेंट विद इन 24 आवर्स। ऑल्दो अगर हम बात करें कि इस जो नए रूल्स आए हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसको लेकर के जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म की कंपनीज हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो नंबर ऑफ कंपनीज हैव एक्चुअली वेलकम दीज गाइडलाइंस। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने कहा कि फेसबुक इज ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज वेलकम द रेगुलेशंस दैट सेट द गाइडलाइन फॉर एड्रेसिंग द टुडेज टफ चैलेंज ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पर कुछ की टर्म्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है, जैसे कि what constitutes social media intermediaries। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आता है, what is the actual definition of social media intermediaries। तो जैसा कि सामने दिया हुआ है, a platform which primarily or solely enable the online interaction between two or more user। Apart from it, that particular platform allow the users to create, upload, share, disseminate, modify and access the information using its services। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बोलें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ऑल दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। And significant social media intermediaries, one having the number of registered user in India above such threshold as notified by center government that has still not been notified by center government yet। तो अगर हम यूज़र बेस की बात करें जिसके बेसिस पर ये डिफाइन किया जाएगा कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो बहुत ईजिली हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर विल कम अंडर दैट थ्रेशहोल्ड। तो फिलहाल के लिए 3 स्टेज रेगुलेटरी रेजिम क्रिएट किया गया है OTTs के लिए। उन 3 स्टेज को पार करने के बाद, क्लियर करने के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म कोई भी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर प्ले कर सकते हैं। तो बहुत टाइम से जो डिमांड चली आ रही थी कि OTT का कंटेंट रेगुलेट किया जाए, दैट डिमांड हैज़ बीन एक्चुअली accepted। Now the content which we will see on all these OTT platforms that will be censored prior।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। रिफॉर्म्स आर गुड बट कैन लीड टू टेक टेररिज्म एफएम। पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो असेसमेंट को लेकर के कई सारे रिफॉर्म्स इनिशिएट कर रही है। अगर आपको याद हो, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं मेरी, तो आपको पता होगा कि फेसलेस असेसमेंट आया था इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, जहां पर किसी भी इंडिविजुअल के आईटीआर को या इनकम टैक्स लायबिलिटी को असेस करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, जहां पर दोनों ही पार्टीज किसका असेसमेंट हो रहा है और कौन सा ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है, दोनों की ही आइडेंटिटी एनोनिमस होगी एंड दैट में लीड्स टू करप्शन फ्री, एक्सप्लॉयटेशन फ्री, फेसलेस असेसमेंट ऑफ टैक्स पे। तो जो रीसेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको applaud कर रहे हैं, they are saying that this is a good initiative by government, but on the other hand our finance minister is saying that it is good that direct and indirect tax authorities are actually going for faceless assessment, but this dependency on technology may sometime leads to tech terrorism or technology terrorism that will actually replace the tax terrorism. टैक्स टेररिज्म क्या होता है? इसी टैक्स टेररिज्म की वजह से ही जो फेसलेस असेसमेंट लाया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हो सकता है कि जो आगे आने वाले रिफॉर्म्स हैं, जो रिफॉर्म्स ला रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन अथॉरिटीज, दैट आर गुड फॉर रिमूविंग द टैक्स टेररिज्म, बट शी ऑल्सो वांट दैट a new type of terrorism or exploitation may gain the ground, and that is technology terrorism. हालांकि जब ये रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे तो उस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया इज़ मूविंग फ्रॉम टैक्स टेररिज्म टू टैक्स ट्रांसपेरेंसी, बट बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी को लेकर भी वार्निंग दी गई है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर एक अदर तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे टैक्स टेररिज्म क्या है, बट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि टैक्स टेररिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ टैक्स टेररिज्म। कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है टैक्स टेररिज्म। जनरली लेमैन लैंग्वेज में या डेली बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, जहाँ पर जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं दे एक्चुअली एक्सप्लॉइट द टैक्स पेई, हैरेस द टैक्स पेई बाय यूजिंग देयर पावर और अथॉरिटीज़ की वो टैक्स पे करें, अदरवाइज उनको डिफरेंट पेनल्टीज या इम्प्रिजनमेंट्स हो जाएगा। तो दैट इज अ शॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन इज कॉल्ड एज टैक्स टेररिज्म। कई बार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे ऑल्सो यूज द टैक्स टेररिज्म बाई रेजिंग द टैक्स सो मच हाई, और जब टैक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके स्लैब्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो दैट में लीड्स टू टैक्स इवेजन। आपको पता होगा देयर इज अ सिंपल रिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट्स एंड टैक्स कॉम्प्लायंस। जैसे जैसे अगर टैक्स रेट्स बढ़ते आते हैं, टैक्स कॉम्प्लायंस रिड्यूस होता जाता है, जो टैक्स इवेजन बढ़ता जाता है। ज़्यादा टैक्स रेट्स होंगे, ज़्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट इम्पोज करेगी तो कॉम्प्लायंस जो है वो कम होगा। इसीलिए कई कई बार ऐसी डिमांड उठती है कि इंडिया में जो टैक्स है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो इतना ज़्यादा हाई है कि जो इंडिविजुअल या जो टैक्स पे है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे एक्चुअली गो फॉर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू इवेड देयर टैक्स। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर टैक्स टेररिज्म। तो बेसिकली ये था कि जब पहले असेसमेंट होता था टैक्स का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो अथॉरिटीज़ जानती थी कि किस इंडिविजुअल का असेसमेंट हो रहा है, इंडिविजुअल जानते थे कि कौन सा ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है, अगर टैक्स इवेजन हुआ है तो कौन सा ऑफिसर एनालिसिस कर रहा है। तो इससे एनोनिमिटी इंश्योर नहीं होती थी। कई बार अथॉरिटीज़ अपने प्लेस का, अपने पावर का मिसयूज़ करते थे टैक्स पे को हैरेस करने के लिए, टैक्स पे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड दैट टर्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज टैक्स टेररिज्म। तो टेक्नोलॉजी इंटरफेस इंट्रोड्यूस करके क्या हुआ, दोनों को एनोनिमस बना दिया गया। अब जो असेसमेंट कर रहा है उसको भी नहीं पता कि वो किस इंडिविजुअल का असेसमेंट कर रहा है, इंडिविजुअल भी नहीं जानता कि उसका असेसमेंट कौन सा ऑफिसर कर रहा है। तो दैट मे रिड्यूस द टैक्स टेररिज्म और द चांसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और हैरेसमेंट, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ फियर दैट द टेक्नोलॉजी टेररिज्म मे गेन द ग्राउंड। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसके अपने बेनिफिट हैं। नाउ नो ऑफिसर कैन कॉल द टैक्स पेई एंड से दैट कम एंड मीट मी एंड ब्रिंग सम ब्राइब विद यू सो दैट आई कैन मेक योर टैक्स असेसमेंट clear. Otherwise, I will impose a heavy penalties on you for evading the taxes.
but higher dependence on technology may leads to another problem. Just like our finance minister said, success in identifying the loopholes is better with technology as compared to the past when officers used to interact one to one. But now technology has given them more power. Technology can identify where loopholes exist and where people are misusing the system and using it for their advantage. And this information, this data analytics can be misused by the officer. So sometimes more transparency and quick identification of the loopholes and more availability of the information by the use of technology can also be used by the officer, by the authorities for their own advantage, and that is called as technology terrorism. So that will happen next. तो उनका ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का कि इसलिए जो भी सिस्टम आ रहा है, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम वॉच करना, इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि टैक्स टेररिज्म को रिमूव करने के प्लेस पर हम एक नया शॉर्ट का टेररिज्म लिया जाता है, दैट इज टेक्नोलॉजी टेररिज्म। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडिया में ग्रो 13.7% नेक्स्ट ईयर, फिस्कल पोजीशन वीक, मूडीज। तो बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इंडिया का जो फोरकास्ट है, इकोनॉमिक आउटलुक है, उसके फोरकास्ट को मॉडिफाई कर रही हैं एज पर द करंट fiscal situation and current economic situation of country India. And recently हमने क्रिसिल के forecast के बारे में पढ़ा था. Now Moody's has come up with its own forecast, and as per Moody's, the Indian economy is expected to grow with 13.7% for the financial year 22. तो जो इस साल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, 7% का कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में, उससे अब सीधे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 22 में अप्रॉक्सीमेटली 14% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है एज पर द मूडीज। हाउएवर दिस पर्टिकुलर ग्रोथ will be on the cost of fiscal deficit. So the fiscal position of the country would remain weak in 2021 because of the key credit challenge that economy is facing. So Moody's had in November last year projected that economy to contract 10.6% in financial year 21 and return to the growth of 10.8% in financial year 22. तो 10.8 का प्रोजेक्शन पहले था Moody's का for 22 financial year, but now this projection has been revised and it has been increased up to 13.7%, and that's all because of the government initiatives taken for recovery of government or RBI initiatives taken for the recovery of Indian economy. जैसा कि हम सभी को पता है, लिक्विडिटी मार्केट में इंश्योर कराई जा रही है, चीप क्रेडिट इंश्योर किया कराया जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, बट इंडिया पर जो क्रेडिट है वो, या जो इंडिया की जो फिस्कल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन होगी, क्रेडिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है दैट में इंक्रीज। जैसा कि अभी रिसेंटली सेंटर ने भी अनाउंस किया है, सेंटर को लेकर के, सेंटर गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट के डेटा को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। सेंटर कुछ कह रही थी, जो कुछ एजेंसीज थी वो उनका कुछ और क्लैरिफिकेशन था, उनका कुछ और डेटा था, बट नाउ सेंटर हैज़ मेड इट क्लियर दैट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर सेंटर गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 9.5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट। और अगर आपको याद हो तो अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में जो टारगेट रखा जाता है वो 3% का रखा जाता है। हालांकि पिछले साल फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 0.5% से इंक्रीज कर दिया गया था, उसमें पैंडेमिक नहीं आया था, बट एज पैंडेमिक कैप्चर्ड द इकोनॉमी, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था फॉर स्टेट गवर्नमेंट, फॉर सेंटर गवर्नमेंट, दोनों ही रिलैक्स कर दिया। तो जो क्लियर डेटा सेंटर ने किया है वो सेंटर के अकॉर्डिंग 9.5% का फिस्कल डेफिसिट रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो मूडीज़ का भी यही इंडिकेशन है कि ज़्यादा क्रेडिट की वजह से, ज़्यादा लिक्विडिटी की वजह से, मार्केट से ज़्यादा फाइनेंस उठाने की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। तो एक्सपेंडिचर साइड की वजह से जो जीडीपी है, अगर आपको पता हो जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथड, देयर आर 3 मेथड्स। तो अगर हम एक्सपेंडिचर साइड एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है। आरबीआई भी एक्मोडेटिव स्टांस पर चल रही है, मार्केट में लिक्विडिटी इंश्योर कर रही है बाई सबड्यूटिंग द इंटरेस्ट रेट और यील्ड रेट ऑफ द बॉन्ड मार्केट। तो मनी अवेलेबिलिटी की वजह से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी तो इंक्रीज होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट द फिस्कल पोजीशन और द फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री इंडिया विल
get weak as per the Moody's projections. So upgrade in growth forecast comes on the back of normalization of the activities and growing confidence in the market with the rollout of COVID-19 vaccine. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8 MCA CBIC टू एक्सचेंज डेटा टू इम्प्रूव द रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया जो फेसलेस असेसमेंट का जो रिफॉर्म लाया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ ने, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ ने, तो उसी रिफॉर्म्स के पेस में अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MOU बोलते हैं, वो साइन किया है सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अथॉरिटीज़ के साथ। क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? अंडर दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर दैट इज MCA एंड CBIC विल एक्सचेंज द डेटा on export import transaction financial statement of the companies registered in the country। क्यों ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, जो टैक्सेशन है वो सही से पे हो रहा है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है टैक्स को लेकर के उनका इन्फोर्समेंट अच्छा हो। ऑन द अदर हैंड जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इन्वॉल्व है या इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, दे विल गेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सो द मिनिस्ट्री एंड द अथॉरिटी इज expecting to enhance the ease of doing business by using the data analytics and artificial intelligence to improve the regulatory enforcement। तो जो regulatory hurdles होते हैं, कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट करना चाह रही है, कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो उनको डिफरेंट प्लेसेस पर जा करके अप्रूवल लेना होता है। तो गवर्नमेंट का जो अभी मोटिव है कि वो सब एक सिंगल विंडो से करा देना, जैसे कि आपस में जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको हर एक विंडो पर जाना पड़े। मिनिस्ट्रीज कैन exchange the data, can exchange the information, and this exchange of data, exchange of information between the ministries will increase the cooperation, will increase the enforcement, क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के पास है रिलेटेड टू द टैक्स पेयर, तो वो ईजिली शेयर होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर हो रही तो उसको अगर उसका टैक्सेशन हिस्ट्री के बारे में या क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानना है, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली अवेलेबल under this memorandum of understanding. So this MOU will enable the sharing of specific information such as details bill of entry on imports, shipping bill summary for CBIC, financial statement filed by the registrar of the firms, return of allotment of shares by regulatory purpose। so बहुत सारी financial information और administrative information ये दोनों ही authorities शेयर करेंगी। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस environment, this particular move will also help to prevent the revenue leakage। तो अगर कोई टैक्स इवेजन होता है, कोई कंपनी टैक्स इवेजन कर रही है, तो दैट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाई CBIC। अगर CBIC के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। So the key objective of this MOU is seem to be sufficiently leverage the technological development, that is actually टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ज़्यादा अगर हम इसको बोलें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट विल इंश्योर द ट्रू एंड करेक्ट डेटा इज बीइंग फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट बॉडीज़। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ने इस मूव को वेलकम किया है, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेंगे, एंड डेफिनेटली दैट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द इन्फोर्समेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी आसानी होती है रजिस्ट्रेशन में, टैक्स पेमेंट करने में या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। अडानी में बिड थ्रू MIAL इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एक पहला प्राइवेटाइजेशन का वेव हो चुका है, नाउ remaining airports are also going for privatization, and it is expected that Adani Group is to make the Mumbai International Airport its primary vehicle to acquire the airports in the upcoming round of privatization। तो airports जो first privatization wave से रह गए थे, approximately 6 to 12 airports
जिनके लिए टारगेट सेट किया गया था कि उनको नेक्स्ट फिस्कल ईयर में उनके प्राइवेटाइजेशन के लिए बिड इनवाइट करी जाएगी. सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल सेट टू इनवाइट द बिड्स फॉर 6 to 12 एयरपोर्ट्स अर्ली फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. तो 6 से 12 जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें से कुछ एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिड जो है वो इनवाइट करी जाएंगे. एंड इट इज लाइकली दैट अडानी ग्रुप में अगेन bid for next round of privatization through मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसमें उनका अपना स्टेक है. और रिसेंटली अभी हमने डिस्कस भी किया है कई बार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो डील्स हुई उसके बारे में, वहाँ जो इश्यूज इन्वॉल्व थे उनके बारे में. तो रिसेंटली अडानी ग्रुप ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जीवीके से. अगर आप क्या था तो हमने ये न्यूज़ भी डिस्कस करी थी, जिसमें 2 साउथ अफ्रीकन कंपनीज बिडवेस्ट एंड एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका को एक्वायर किया था. और उसके एक्विजिशन के बाद अडानी ग्रुप का मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 74% का शेयर हो गया था. तो एक्सपर्ट्स या जो नॉलेज जिनको है इस मैटर की वो ये कह रहे हैं कि इसी एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू आगे आने वाला जो नेक्स्ट राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उसके लिए बिडिंग करेगा अडानी ग्रुप. करेंटली अडानी ग्रुप इज ऑपरेटिंग 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर एंड जयपुर. में से 6 जो एयरपोर्ट हैं दैट इज एक्चुअली डोमेस्टिकली ऑपरेटेड बाय अडानी ग्रुप. तो हो सकता है आगे आने वाला जो प्राइवेटाइजेशन की वेव है उसमें हमें यह देखने को मिले कि और ज़्यादा एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप को मिल रहे हैं फॉर ऑपरेशनलाइजेशन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नीरव मोदी कैन बी extradited to India, UK court. So, Nirav Modi, once touted as a billionaire designer and now wanted on charge of fraud and money laundering of $2 billion, that is approximately 14,000 crore from Punjab National Bank, was on Thursday ordered by London court to be extradited to India. So finally, London court has ordered the extradition of Nirav Modi, and apart from it, the other individual, the fraud individuals, Vijay Mallya, Mehul Choksi and Sanjay Bhandari, for all of them, India is trying to bring them back. फिलहाल के लिए लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दिया. तो हो सकता है हमें ये देखने को मिले इलेक्शन से पहले नीरव मोदी को इंडिया वापस लाया जाए फॉर द चार्ज अगेंस्ट हिम ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड केस अगेंस्ट पंजाब नेशनल बैंक. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कंज्यूमर्स फेस द ब्रंट ऑफ कमोडिटीज प्राइस सर्च. रिसेंट टाइम में कुछ अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, दैट इज सीपीआई. तो सीपीआई अगर आपको याद हो दिसंबर तक सीपीआई बहुत ज़्यादा हाई था. हालांकि जो डब्ल्यूपीआई थे उसकी जो इन्फ्लेशन थी, जो डब्ल्यूपीआई लिंक्ड इन्फ्लेशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा था. बट जो सीपीआई था वो 6 से ऊपर था. और अगर हम सबको पता है, आपको भी अगर याद हो तो देयर इज़ अ टारगेट फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. एमपीसी कमेटी का एक टारगेट है जिसमें 2 to 6% की रेंज रखी गई है फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. मतलब 2 से नीचे नहीं और 6 से ऊपर नहीं. और रिसेंट टाइम में पैंडेमिक की वजह से दिसंबर तक जो सीपीआई रहा है, जो सीपीआई का डेटा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो, या हम बोलें रिटेल इन्फ्लेशन है, वो अप्रॉक्सीमेटली 6.21 6.3 रही थी. एंड दैट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई भी नहीं किया जा सकता था. क्योंकि अगर मनी सप्लाई करती आरबीआई तो उससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती, और उस समय इकोनॉमी रिसेशन पर थी, तो मनी सप्लाई या मार्केट में लिक्विडिटी सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. तो उस समय आरबीआई बहुत ज़्यादा वरीसम सिचुएशन में थी, क्योंकि इकोनॉमी डिमांड कर रही थी लिक्विडिटी की. बट अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी जाती है मार्केट में तो दैट में लीड्स टू अगेन इन्फ्लेशन. बट जो अगर हम जनवरी की बात करें तो कुछ सीपीआई में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. 4 पॉइंट समथिंग तक सीपीआई आ गया. बट इसके अलावा भी आज के टाइम में भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो इन्फ्लेशन है, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर आरबीआई, फॉर पॉलिसी मेकर्स. वाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. आज इसकी न्यूज़ में क्या, आज की न्यूज़ में बेसिकली वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इन्फ्लेशन, बिकॉज it is found that in manufacturing sector the cost of inputs is increasing. अगर बात करें टिन, कॉपर, निकल, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, ब्रेंट क्रूड, सोया ऑयल इंडोर्स,
palm oil, इन सब के जो प्राइस है मार्केट में, तो मार्केट प्राइस हैं that are actually showing, that are actually increasing, and because of this increasing input cost or commodity cost, the cost of manufactured goods are also increasing in India. तो उसी की वजह से कंज्यूमर को अब मे बी नॉट इन केस ऑफ CPI के, CPI की बात करें तो CPI में बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल से इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल फ़ोन्स का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है CPI के केस में। तो जब भी फूड के केस में इन्फ्लेशन बढ़ती है तब CPI बढ़ता हुआ दिखता है, बट यहाँ पर अब जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनका प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनटू द कमोडिटी. So over the past 1 month, consumer durable makers have been silently increasing the product prices to offset the input cost pressure. And for that, 2 rounds of price hike has already been done. तो approximately 5 से 6% का price increase already हो रहा है, और ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल कंटिन्यू टू ग्रो. अभी ऐसा नहीं दिख रहा है रिसेंट टाइम में कि ये जो इनपुट कॉस्ट है ये डिक्रीज होगी या इनपुट जो कमोडिटीज़ हैं इनके प्राइस डिक्रीज होंगे. तो जो ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये अभी आगे कंटिन्यू रहेगा. Apart from it, the cost of crude oil and the petrol, diesel, gas is also increasing. तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट बढ़ेगी. तो आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन अभी हमें सबड्यूड होती हुई दिख रही है वो आगे आने वाले कुछ मंथ तक सबड्यूड नहीं होगी और बढ़ेगी. इवन इन केस ऑफ फूड आइटम्स भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें फूड कमोडिटीज़ के प्राइसेस पर भी देखने को मिलेगा. तो जो CPI इस समय जनवरी के मंथ में थोड़ी कम दिख रही है, ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये 2 to 6 में रहने वाली, हो सकता है कि आगे 6 का जो परसेंटेज है वो क्रॉस करे CPI और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दोनों. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फॉरेन प्लेयर्स सीज पोटेंशियल इन PLI फॉर टेक प्रोडक्ट. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च करी है, उसमें जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है. तो जो लैपटॉप, टेबल, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाले जो कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे ऑल आर शोइंग इंटरेस्ट इनटू दिस PLI स्कीम एंड दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो जैसे कंपनीज लाइक फ्लेक्स इन सिंगापुर, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगास्ट्रॉन जो कि बेसिकली आईफोन्स मैन्युफैक्चर करती हैं, कॉम्पेल, इन्वेंटेक फ्रॉम ताइवान, ऑल दीज आर कंसिडरिंग फॉर अप्लाइंग दिस स्कीम अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है दैट विल टर्न अप इनटू द ह्यूज सक्सेस एंड may help the India to improve its manufacturing sector, to generate the employment that is a very burning issue now these days, and to increase the standard of living in India and as well as the export. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इज रिकवरी वी शेप, ऑल आइज ऑन GDP डेटा टुडे. तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP का डेटा है वो आज फ्राइडे को रिलीज होगा एंड एवरी इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड द स्ट्रैटेजिस्ट आर नाउ एक्चुअली आइंग ऑन द डेटा, क्योंकि कई सारी कवायद लगाई गई, एक्सपेक्टेशन लगाई गई कि जो इकोनॉमी है इंडिया की वो V शेप रिकवर करेगी. किसी ने कहा नहीं V शेप रिकवरी नहीं होगी, W शेप रिकवरी होगी, किसी ने कहा U शेप रिकवरी होगी. तो नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स ने नंबर ऑफ ओपिनियंस दिए थे. तो अभी फिलहाल के लिए इस डाइवर्जेंट व्यू को देखते हुए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं दे ऑल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस GDP डेटा फॉर दिस क्वार्टर सो दैट द फर्दर फोरकास्ट कैन बी डन और कैन बी एक्यूरेटली डन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22. तो हालांकि अगर हम बात करें जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने, रिसर्च फर्म्स ने, चाहे वो क्रिसिल हो, इंडिया रेटिंग हो, बुफा सिक्योरिटीज़ हो, SBI रिसर्च हो, इकरा हो, सबके अलग अलग डेटा है. बट मैक्सिमम का जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि जो इकोनॉमी है दैट विल शो द कॉन्ट्रैक्शन. कुछ ने जीरो प्रोडिक्शन किए हैं GDP के फॉर क्वार्टर ईयर 3. लेट्स सी व्हाट विल बी द डेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. The link for the same has been given in description box, comment section, and about section of the channel homepage. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.